अमर शहीद प्रवीण सिंह गुसाई के पैतृक आवास पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। परिजनों से की मुलाकात, हर उचित सहायता का दिलाया भरोसा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया फुटबॉल खिलाड़ियों को सम्मानित। दिल्ली में आयोजित हुए मास्टर्स गेम्स में किया था प्रतिभाग, सभी खिलाड़ियों को दी बधाई। उत्तराखंड में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव के बाद मतपेटी को किया गया दिल्ली रवाना। निर्वाचन आयोग की निगरानी में रखी जाएगी, सभी राज्यों से भेजी पेटियां। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने राजधानी देहरादून में किया सिंचाई विभाग की कई योजनाओं का शिलान्यास। कहा, सभी योजनाओं को जल्द पूरा करें अधिकारी। बाजपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कार्यकर्ताओं ने किया गर्मजोशी से स्वागत। बाजपुर विधानसभा के विकास के लिए मंत्री ने 70 लाख रुपए देने की घोषणा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से मिल रही है, जहां बीजेपी ने हरिद्वार पंचायत चुनाव के लिए कमर कस ली है। 3 सदस्यीय समिति का गठन यहां पर इसको लेकर किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कमेटी भी बनाई है। प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष खजान दास और खिलेंद्र चौधरी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही सभी लोग रायशुमारी करेंगे, प्रत्याशियों का चयन करेंगे। तो रायशुमारी की जाएगी प्रत्याशियों के चयन के लिए। बीजेपी ने इसके लिए हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर अब कमर कस ली है। 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है इसे लेकर, और इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कमेटी भी बनाई है। आपको बता दें कि रायशुमारी की जाएगी। प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष खजान दास और खिलेंद्र चौधरी को जिम्मेदारी दी गई है। हरिद्वार में शीघ्र ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने 3 लोगों की टीम हरिद्वार के लिए बनाई है। सभी जिला पंचायत क्षेत्रों में जाकर के और जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और कर्मठ कार्यकर्ता होंगे और जिताऊ कार्यकर्ता होंगे, उनका एक पैनल बना करके हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को सौंपेंगे और उसके पश्चात ही अपने जो प्रत्याशी हैं उनको भारतीय जनता पार्टी अलग अलग जिला पंचायत क्षेत्रों में अधिकृत करेगी। बिल्कुल, और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ गए हैं। कैलाश, अब क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं हरिद्वार में और इसे लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है, कमेटी का भी गठन किया गया है। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर जिला पंचायत चुनाव की बात करें तो जिला पंचायत चुनाव हरिद्वार जिले में होने हैं और इसको लेकर जो बीजेपी है, बीजेपी की तैयारियां इस बात से ही दिख रही है कि बीजेपी ने अभी से ही 3 सदस्यीय कमेटी का यहाँ पर गठन कर दिया है, जो कि प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक द्वारा किया गया है। इसमें यहाँ पर 2 प्रदेश उपाध्यक्ष और जो प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। जो पदाधिकारी होंगे, पदाधिकारियों को ये लोग माफ कीजिएगा, ये जो जितने भी यहाँ पर जो चुनाव लड़ने के जो उम्मीदवार होंगे उनका चयन इन लोगों को करना है और इन्हीं लोगों के चयन के आधार पर, इन्हीं लोगों की रिपोर्ट के आधार पर उन लोगों को तवज्जो दी जाएगी और जो रिपोर्ट होगी, रिपोर्ट को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा जाएगा और उसके बाद ही यहाँ पर तय होगा कि आखिर कौन यहाँ पर जो जिला पंचायत के उम्मीदवार होंगे किन किन लोगों को यहाँ पर किया जाएगा। बिल्कुल, तरीके से अगर बात की जाए, छोटे से बड़ा ही ये छोटा चुनाव है, लेकिन बीजेपी इस चुनाव को हल्के में बिल्कुल नहीं ले रही है। बीजेपी चाह रही है कि चाहे चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, तमाम चीजों को संगठन के साथ मिलकर, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर इस चुनाव को संपन्न किया जाए, सफल बनाया जाए। बिल्कुल कैलाश जी, और इसी के चलते क्या 3 नामों के पैनल को लेकर तैयारी कर रही है बीजेपी? हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो पैनल यहाँ पर बनाया गया है, पैनल का काम होगा कि हरिद्वार जिले में ही ये लोग प्रवास करेंगे और एक समय निर्धारित किया गया है कि 3 से 4 दिन के अंदर इन लोगों को
कुछ कार्यकर्ताओं से मुलाकात करनी है, कुछ ऐसे नेताओं से मुलाकात करनी है जो प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं जिला पंचायत के चुनाव को लेकर, और उसके बाद ही ये लोग तय करेंगे कि किसको यहाँ पर टिकट देना है। लेकिन फाइनल यहाँ पर संगठन, प्रदेश संगठन द्वारा किया जाएगा। तो अब जल्द से जल्द इन लोगों की रिपोर्ट पर ये डिपेंड करता है कि किन लोगों को ये लोग फाइनल करते हैं और किन लोगों को बाद में टिकट दिया जाएगा। बिल्कुल कैलाश जी, ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, जिस तरीके से आपने बताया कि बीजेपी बिल्कुल हल्के में इस चुनाव को नहीं ले रही है। हालांकि ये भी जानकारी आ रही है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं भाजपा और बसपा एकजुट हो सकते हैं, क्या ऐसी कोई संभावना बन रही है? देखिए, अभी इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है किसी भी दल द्वारा, और जहां तक सवाल यहाँ पर हरिद्वार जिले का है तो इस पंचायत चुनाव को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तो अब 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, उसके बाद 2023 में नगर निगम के चुनाव पूरे प्रदेश में है। हालांकि जो हरिद्वार जिला है, हरिद्वार जिले के जो चुनाव होते हैं वो उत्तर प्रदेश के साथ ही यहाँ पर होते हैं, और जिस तरीके से अब एक धार्मिक क्षेत्र है हरिद्वार, तो हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है हरिद्वार जनपद। तो उस लिहाज से इन चुनावों को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी का गढ़ हरिद्वार जिले को माना जाता है। अब हालांकि हरिद्वार की कुछ सीटों पर अभी कांग्रेस का कब्जा है, कुछ सीटों पर बसपा का कब्जा है, लेकिन यही कोशिश में रहेगी भारतीय जनता पार्टी की कम से कम जो छोटी इकाइयों के जो चुनाव हैं, नगर निगम, नगर पालिका और फिर जो ग्रामीण स्तर के जो चुनाव होते हैं ग्राम पंचायतों के, कि वहां पर पकड़ यहाँ पर मजबूत बनाई जा सके, ताकि आने वाले समय में चाहे वो विधानसभा के चुनाव जब 2027 में होंगे, 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होंगे, तो कम से कम बीजेपी को एक मजबूती यहाँ पर मिल सके। इसलिए इन चुनावों को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बीजेपी देख रही है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब इसे लेकर बीजेपी ने कमर भी कस ली है। कैलाश जी, आप बने रहिए, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। चलिए, और अब खबर चंपावत से, जहां टनकपुर में बरसाती नाले में स्कूल बस पलट गई। बच्चों को लेने ये बस जा रही थी। बस में चालक परिचालक सवार थे। बरसाती नाला पार करने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। तो चंपावत से आपको खबर बता रहे हैं, जहां टनकपुर में बरसाती नाले में स्कूल बस पलट गई। आपको बता दें कि बच्चों को लेने के लिए बस जा रही थी और बस में चालक परिचालक सवार थे। बरसाती नाला पार करने के दौरान ये हादसा हुआ है, और ये तस्वीरें भी आपको बता रहे हैं भारी बारिश के चलते जिस तरीके से नदी नाले उफान पर हैं और नाला पार करते हुए ये हादसा हुआ है। और बच्चों को लेने के लिए ये स्कूल बस जा रही थी। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कैलाश जी, एक बड़ा हादसा यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि ये भी कहा जा सकता है क्योंकि बस जो है बच्चों को लेने के लिए जा रही थी और बरसाती नाले में स्कूल बस पलट गई है। हालांकि उस बस में बच्चे सवार नहीं थे। बिल्कुल, देखिए, एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त बरसात का जो सीजन है, लगातार हादसे प्रदेश में कई इलाकों में हो रहे हैं। सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और खबर मिलने तक ये मालूम चला कि यहाँ पर जबरन ड्राइवर बस को निकाल रहा था, क्योंकि लेट हो रहा था उसको स्कूल ले जाने के लिए बच्चों को। लेकिन ये देखना होगा कि वहां पर जैसे ही ये हादसा हुआ, जब जबरन यहाँ पर नाले को बस पार कर रही थी, तो उफान नाले का बहुत ज्यादा था, जिसके चलते ये बस पानी में बह गई। और उसके बाद अचानक वहां पर स्थानीय लोगों का जमावड़ा वहां पर लगता है, क्योंकि स्कूल बस थी, लिहाजा लोग सुबह जगे रहते हैं अपने बच्चों को छोड़ने के लिए। जो अभिभावक वहां पर मौजूद थे, तुरंत वहां पर रेस्क्यू टीम को बुलाया गया, वहां पर ट्रेन को बुलाया गया। उसके बाद बस को वहां से निकालने की पूरी कोशिश वहां पर की जा रही थी। हालांकि जो चालक और परिचालक थे, दोनों को वहां पर सकुशल बचा लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से बरसाती नाला यहाँ पर आया है, या फिर मैं नदियों की बात करूं, नदियां आजकल लगातार अपने उफान पर हैं, तो जाहिर तौर पर ऐसे मामले में ऐसी पर बरतनी चाहिए ताकि इस तरह का कोई हादसा ना हो। और जाहिर तौर पर अगर बच्चे इस बस में सवार होते तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन यहाँ पर हादसा टल गया और फिलहाल दोनों को रेस्क्यू कर लिया गया। बिल्कुल कैलाश जी, क्योंकि बस में बच्चे नहीं थे तो एक बड़ा हादसा टल गया है। गनीमत रही कि बस में बच्चे मौजूद नहीं थे। हालांकि इस तरीके से बस चालक जिस तरीके से यहाँ पर जो नाला है, बरसाती नाला, उसको पार कर रहा था, और ऐसे इस समय पर अगर ज्यादा
बहाव हो, नाला भर गया हो, तो इस तरीके से पार नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये चालक की लापरवाही भी इसे देखी जा सकती है। बिल्कुल जाहिर तौर पर चालक की लापरवाही इसे हम कहेंगे कि लोगों द्वारा मना भी किया गया। जो जानकारी हमको प्राप्त हुई है वो यही वो है कि लोगों द्वारा मना किया गया था कि बारिश का बहाव बहुत तेज है, पानी का बहाव बहुत तेज है, ऐसे में गाड़ी निकालना वहां पर डेंजरस हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। और वही हुआ कि जब ड्राइवर ने जबरन वहां पर बस निकालनी चाहिए तो बस स्लिप हो गई, पानी में बह गई और उसके बाद ये हादसा हुआ। अगर वहां पर लोग वहां पर मौजूद नहीं हुए तो हो सकता था कि एक हादसा हो सकता था। अगर या फिर यूं कहें कि अगर बस में बच्चे अगर सवार होते थे तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन जिस तरीके से लापरवाही यहाँ पर बरती गई, लापरवाही का खामियाजा भी यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन इसीलिए यहाँ पर हम गुजारिश करते हैं लोगों से कि ऐसे जो मौसम में है बरसात का, तो ऐसे मौसम में लोगों को बचना चाहिए। खासतौर पर जो नदी नाले वाले जो इलाके हैं या फिर जो पहाड़ी इलाके हैं, उन पहाड़ी इलाकों में जाने से और फिर ऐसे इलाकों में जाने से साफ तौर पर बचना चाहिए ताकि किसी घटना से बचा जा सके। बिल्कुल, चलिए कैलाश जी, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। चलिए, और अब खबर देहरादून से, जहां राजधानी में लगातार भारी बारिश हो रही है और शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। राजधानी में भारी बारिश लगातार जारी है और इसी के चलते शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और इसी के चलते लोग कहीं ना कहीं परेशान होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो नदी नाले हैं वो उफान पर आ गए हैं। लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट लगातार बने हुए हैं। कैलाश जी, जिस तरीके से भारी बारिश हो रही है और नदी नाले भी उफान पर आ गए हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, नदी नाले उफान पर हैं। बिल्कुल, देखिए जो मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान था वो बिल्कुल सही साबित हुआ है। रेड अलर्ट कुछ इलाकों के लिए जारी किया गया है, कुछ इलाकों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। और आज जिस तरीके से मौसम विभाग द्वारा बताया गया था कि बारिश होगी, तो सुबह लगभग 8 बजे से ये तेज बारिश यहाँ पर राजधानी देहरादून के अलावा जो आसपास के इलाके हैं वहां पर हो रही है। और स्थिति यह है कि कई जगह जलभराव शहर में हो गया है, जिसके चलते शहर में कई जगह जाम की स्थिति पैदा हुई है। कई जगह लोगों का ऑफिस जाना यहाँ पर मुहाल था, कई लोग नहीं निकल पा रहे। और अभी भी जो जलभराव है, कई इलाकों में जलभराव हो चुका है। जो बरसाती नाले हैं, बरसाती नाले एक बार फिर से अपने बहाव में यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये जो पूर्वानुमान था, पूर्वानुमान को लेकर मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा था। और एक और मैं आपको जानकारी दे दूं कि अभी कुछ देर पहले ही ये जानकारी प्राप्त हुई है कि जो देहरादून की जो नई जिलाधिकारी हैं वो यहाँ पर आज आपदा कंट्रोल रूम का उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर निरीक्षण किया है। और आपदा कंट्रोल रूम में जाकर तमाम जो अधिकारी और कर्मचारी जो 24 घंटे वहाँ पर तैनात रहते हैं, उनको साफ तौर पर इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप हर छोटी छोटी घटना पर आप नजर रखें ताकि कोई भी अनहोनी से लोगों को बचाया जा सके। और उसके बाद यहाँ पर अलर्टनेस आज और ज्यादा देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो आपदा प्रबंधन के जो दस्ते थे, अब सिर्फ विभागों में ही नहीं बल्कि उन इलाकों का दौरा करने के भी यहाँ पर निर्देश दे दिए गए हैं जिन इलाकों में नदियां हैं या फिर जहाँ पर बरसाती नाले यहाँ पर ज्यादा आते हैं। तो वो तमाम इलाकों का भी दौरा अब जो रेस्क्यू टीम्स हैं, जो आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं, वो राजधानी देहरादून में कर रही हैं। तो उम्मीद यही की जा रही है कि अगर अब कोई भी घटना होती है, अप्रिय घटना, उससे पहले ही ये कोशिश की जाएगी प्रशासन द्वारा कि वहां से लोगों को तुरंत रेस्क्यू कर दिया जाए। और कुछ ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों को पॉइंट आउट कर दिया गया है कि यहाँ पर भूस्खलन या फिर यहाँ पर कुछ घटनाएं हो सकती हैं, तो उन इलाकों को भी चिन्हित किया गया है। और जिलाधिकारी ने साफ तौर पर ये बता दिया है कि अगर कोई भी घटना यहाँ पर होती है तो उससे पहले ही वहाँ पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकाल दिया जाए। बिल्कुल कैलाश जी, कुछ इलाके ऐसे भी होंगे जो निचले होंगे जहां पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे जगहों को लेकर क्या कुछ किया गया है प्रशासन के द्वारा? बिल्कुल, देखिए इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब बरसात शुरू हो रही थी तो उससे पहले ही लगातार नगर निगम पर ये सवाल उठ रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है और राजधानी देहरादून के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सड़कें खुदी हुई हैं, जहाँ पर सीवर का काम चल रहा है, जहाँ पर ड्रेनेज का काम चल रहा है, जहाँ पर खुदाई का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो उन तमाम इलाकों को पहले ही यहाँ पर चिन्हित कर लिया गया था। और जो नालियां थी, क्योंकि नालियों की सफाई हमेशा ही बरसात से पहले यहाँ पर नगर निगम द्वारा कर दी जाती है
और इस वक्त भी देखने को मिला था कि नगर निगम द्वारा यहाँ पर जो बरसाती जो नाले हैं और जो शहर में जो मुख्य जो नालियां हैं उनकी सफाई और उनसे कूड़ा यहाँ पर निकाल लिया गया था, ताकि जब बरसात हो या फिर पानी जब ज्यादा हो तो कम से कम वहां से वाटर फ्लो यहाँ पर आसानी से हो सके और जल भराव की समस्या कम हो सके। लेकिन हाँ, कुछ एक इलाके जहाँ पर ये चीजें नहीं हो पाई थी वहां पर जल भराव होता है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर जो टीमें हैं टीमों को मुस्तैद यहाँ पर रहने को कहा गया है। और बीते दिन की मैं बात करूं तो बीते दिन मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर विधानसभा में इस बात को कहा था कि मौसम को लेकर, अलर्टनेस को लेकर बिल्कुल यहाँ पर जागरूक रहे तमाम अधिकारी। उसके बाद जो मुख्य सचिव ने खुद निर्देशित तमाम विभागाध्यक्षों और खासतौर पर उन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट रहने को कहा है जिनका ताल्लुक आपदा से है, और अगर कोई भी तरह की कोताही बरती जाती है तो उन पर कड़ी कार्रवाई के लिए भी यहाँ पर आदेशित मुख्य सचिव द्वारा कर दिया गया। बिल्कुल, चलिए कैलाश जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुस्तक का विमोचन किया है। सीएम ने बियॉन्ड दी माइस्टी व्हील पुस्तक का विमोचन किया है। सेवानिवृत्त आईएएस आराधना जौहरी द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। सीएम आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में सीएम धामी ने पुस्तक का विमोचन किया। उत्तराखंड के मंदिरों पर ये पुस्तक लिखी गई है। कार्यक्रम में कई अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। सीएम धामी ने पूर्व आईएएस की तारीफ भी की है। चलिए, और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, पुस्तक का विमोचन यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। बिल्कुल, बियॉन्ड द मिस्ट्री व्हील नामक एक पुस्तक है जिसका विमोचन आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया है। और पूर्व आईएएस हैं आराधना जी जिनके द्वारा इस किताब को लिखा गया है। और इस किताब में सबसे बड़ी बात यह है कि इन किताबों को उत्तराखंड में जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों के संदर्भ में इस किताब को लिखा गया है। तो जाहिर तौर पर इस किताब से कई जानकारियां आने वाले उत्तराखंड के जो सैलानी हैं, जो लोग हैं, उनको यहाँ पर मिल पाएगी। और इसी के चलते आज कई ऐसे अधिकारी थे जो आज इस कार्यक्रम में मौजूद थे। डीजीपी समेत जो एसीएस हैं राजा रतूड़ी वो मौजूद थी। इनके अलावा जो पूर्व कई रिटायर्ड आईएएस अधिकारी थे वो यहाँ पर मौजूद थे। और मुख्यमंत्री ने जाहिर तौर पर पुस्तक के विमोचन के साथ साथ पूर्व जो आईएएस हैं उनका धन्यवाद भी उन्होंने किया है, उनकी हौसला अफजाई भी की है। और यही कामना उन्होंने की है कि इस तरह की जो किताबें हैं और भी यहाँ पर लोग लिखें, ताकि समय समय पर लोगों को जो जानकारियां हैं वो यहाँ पर मिलती रहे। और क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है तो जाहिर तौर पर यहाँ पर मंदिरों का एक बहुत बड़ा महत्व है, आध्यात्म का एक बहुत बड़ा महत्व उत्तराखंड में है। तो इस लिहाज से इस पुस्तक को बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जा रहा है। और ऐसी जब हौसला अफजाई किसी लेखक की जाती है तो जाहिर तौर पर उसको भी यहाँ पर बल मिलता है और आने वाले समय में वो और भी अच्छा प्रयास करता है कि और भी अच्छी किताबें लिखे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो पुस्तक का विमोचन यहाँ पर किया है, लोगों को इससे और भी जगह को जानने की जानकारी इससे मिल सकेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए, और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया अच्छे से संपन्न हुई। सीएम धामी सहित सभी विधायकों ने मतदान किया। बता दें कि मतदान स्थल का निर्माण विधानसभा भवन में कराया गया था। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान प्रक्रिया चली। मतदान प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाने के लिए हेल्प डेस्क भी बनाई गई थी। निर्वाचन प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैनात प्रेक्षक की देखरेख में संपन्न हुई। मतदान संपन्न होने के पश्चात भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार मतपेटी को सील कर नई दिल्ली भारत निर्वाचन आयोग को भेजा गया। मतपेटी को जॉली ग्रांट हवाई अड्डे से नई दिल्ली की फ्लाइट से भेजा गया। निर्वाचन प्रक्रिया और मतपेटी को जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर भेजे जाने की संपूर्ण कार्रवाई की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अमर शहीद प्रवीण सिंह गुंसाई के पैतृक आवास ग्राम पुंडोली पहुंचकर शहीद के परिजनों से मुलाकात की, उन्हें अपनी सांत्वना प्रदान की। मुख्यमंत्री ने शहीद के पिता प्रताप सिंह गुंसाई एवं माता दीपा देवी से भेंट कर संवेदना व्यक्त की और हर संभव मदद का भरोसा दिया।
उन्होंने कहा कि वीर सैनिक प्रवीण सिंह देश सेवा के लिए शहीद हुए हैं। उनका नाम इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। राज्य सरकार इस संकट के समय पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। वहीं मुख्यमंत्री ने जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी टिहरी गढ़वाल से शहीद प्रवीण सिंह के सर्विस देयकों के भुगतान के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इसके साथ ही विधायक घनसाली शक्ति लाल शाह ने उच्च प्राथमिक विद्यालय पुंडोली का उच्चीकरण करने, खेल मैदान एवं अस्पताल का सौंदर्यीकरण कर इसका नामकरण शहीद के नाम से करने का अनुरोध किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में नेशनल खेलो मास्टर्स गेम्स की स्वर्ण और कांस्य पदक जीतने वाले फुटबॉल खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर सीएम ने सभी खिलाड़ियों को उनके अच्छे खेल प्रदर्शन के लिए बधाई दी। खेलो इंडिया के अंतर्गत आयोजित नेशनल खेलो मास्टर्स गेम्स का आयोजन दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 30 अप्रैल से 30 मई तक किया गया था, जिसमें उत्तराखंड की 40 वर्ष से 50 वर्ष की आयु की फुटबॉल टीम ने हिस्सा लिया। प्रदेश कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने गढ़ी कैंट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नहर चौक से हेलीपैड रोड तक सिंचाई विभाग द्वारा 148.23 लाख रुपए से निर्मित होने वाली सड़क का शिलान्यास किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल ने कहा कि जो सपना स्वर्गीय हरबंस कपूर ने देखा था, आज उसे साकार करने का वक्त आ गया है। स्वर्गीय कपूर निरंतर क्षेत्र के विकास को में सक्रिय रहे हैं। आज उनकी स्नेह स्मृतियां हमारे हृदय पर अंकित है। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि कौलागढ़ नहर के भाग 2 गढ़ी चौक के पास विभाग की भूमि पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक फाउंटेन का निर्माण किया जाएगा। इसी चौक का नाम स्वर्गीय हरबंस कपूर के नाम पर रखा जाएगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी उधम सिंह नगर के प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार बाजपुर पहुंचे, जहां मंडी समिति परिसर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं कैबिनेट मंत्री ने बाजपुर विधानसभा के विकास के लिए 70 लाख रुपए देने की घोषणा की। सभा को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा करते हुए उधम सिंह नगर की जिम्मेदारी दी है, उस पर वह पूरी निष्ठा से काम करेंगे। पार्टी ने मुझ पर भरोसा कर भारतीय जनता पार्टी मेरे नेतृत्व ने मुझे उधम सिंह नगर जिले का प्रभारी बनाया है और सरकार का उत्साह मुझे यहाँ पर देखने कार्यक्रम में मिला। इससे पहले मैं जसपुर में था और इतनी भारी गर्मी के बावजूद इतनी भारी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद थे, तो इसलिए ये दिखाई देता है कि यहाँ का कार्यकर्ता कितना उद्वेलित है, क्योंकि मात्र कुछ मतों से इस सीट को हम नहीं जीत पाए। मैंने उनको आश्वस्त किया है कि विकास कार्यों को हम रुकने नहीं देंगे। उसके लिए जो संभव करना होगा अपने विभाग के माध्यम से हो, मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हो। जो उनकी दिक्कत को मैंने महसूस किया, मैंने 75 लाख रुपए जसपुर में घोषणा की थी, 75 लाख रुपए मैंने यहाँ के लिए घोषणा की है और बाकी और रास्ते निकालेंगे और विकास कार्यों को। हल्द्वानी में कुमाऊं रेंज के डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि अब फरियादियों को विभिन्न प्रकार के गुमशुदगी के लिए थानों के चक्कर नहीं काटने होंगे। उत्तराखंड पुलिस ऐप के जरिए eFIR के जरिए मामला दर्ज करेगी, जिसे जनता के लिए प्ले स्टोर में ऐप के जरिए ऑनलाइन कर दिया गया है। वहीं डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने बताया कि मोबाइल खोने से लेकर गाड़ियों के खोने की सूचना जैसी शिकायत आप eFIR के जरिए अपने घर से ही मोबाइल से दर्ज करा सकते हैं। डीआईजी ने बताया कि क्राइम से संबंधित एफआईआर सभी ऑनलाइन दर्ज नहीं होंगी, केवल खोई हुई वस्तुओं की एफआईआर ही दर्ज की जाएंगी।
बहुत बार पुलिस से जो रोजाना का काम पड़ता है, जनरली बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा क्राइम से रिलेटेड पुलिस से, ज़्यादातर जनता को अपना कोई वस्तु खो गई जैसा पासपोर्ट या मोबाइल फ़ोन या आधार कार्ड या कोई वेरिफिकेशन कराना हो अपना टेनेंट का या खुद का वेरिफिकेशन, तो आम जनता को ये सारी चीज़ें बहुत उपयोगी है। और काफ़ी समय से ये जनता की अपेक्षा थी कि पुलिस इस तरह से कोई जो है जैसे आधुनिक कॉरपोरेट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर की सेवाएं होती है, पेटीएम और अन्य सेवाएं होती है, उस तरह कोई ऑनलाइन ऐप लॉन्च करे। तो उत्तराखंड पुलिस ने एक EFIR का पोर्टल लॉन्च किया है, जिसे आप गूगल पे भी वो ये कर सकते हैं और डाउनलोड प्ले स्टोर पे भी, गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हैं। EFIR कराने के लिए आपको पहले खुद को रजिस्टर्ड करना होगा, फिर आप अपने ID पासवर्ड से कोई भी आपकी मिसिंग कंप्लेंट है, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे कागजात हो, चाहे किसी भी चीज़ की आप कोई भी चीज़ खो गई हो, तो उसकी आप घर बैठे FIR जो है EFIR दे सकते हैं और पुलिस उसके पश्चात जो है जांच कर आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं अपनी FIR को और ट्रैक भी कर सकते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।